तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरक्षण के बारे में। हमने पिछली क्लास में जाना कि आर्टिकल 15 व 16 में क्या क्या है। उसमें हमने जाना कि आर्टिकल 15 4 व 16 4 में किसकी बात की गई है, आरक्षण की बात की गई है। वहीं हमने जाना कि 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को क्या दिया गया, 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया। आज हम उसी आरक्षण की बात करेंगे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं ये जानना भी जरूरी है क्या ये आरक्षण सही है या नहीं। ओके, तो आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ये क्लास काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और इसे अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखो आरक्षण, देखो सबसे पहले आरक्षण होता क्या है। देखो प्राचीन भारत में ऐसी काफी ज्यादा वर्ग थे जिन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। उन्हें जो राजा महाराजा थे वहां पे जो सरकारी पद होते थे वहां पे नौकरियां प्रदान नहीं की गई थी। ओके, वहां पे उनके साथ क्या किया, वंचित व्यवहार किया गया था। नहीं, आप एक हाशिए पे चले गए थे। उन्होंने कभी पढ़ा है न लिखा है। ओके, तो उन्हीं वर्गों को एक मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रयास है। क्या है आरक्षण, क्या है, मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रयास है जिससे अपन कह सकते हैं कि सकारात्मक विभेद है। ओके, तो आरक्षण क्या है, देखो आरक्षण क्या है, आरक्षण सामाजिक पिछड़े वर्गों को, सामाजिक और पिछड़े वर्गों को, ध्यान रखना, सामाजिक और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए की गई क्या है, सकारात्मक विभेद की व्यवस्था है। ध्यान रखना है कौन सी व्यवस्था है, एक सकारात्मक विभेद की व्यवस्था है। आप देखते होंगे अपने मौलिक अधिकार में कि आर्टिकल 15 1 और 2 में तो क्या है, राज्य को मना कर रखा है। वहीं आर्टिकल 15 क्लोज 3 में क्या दे रखा है, कुछ अधिकार दे रखे हैं महिला और बच्चों के लिए। वहीं आर्टिकल 15 क्लोज 4 में क्या दे रखा है, तो ये पिछड़े वर्गों के लिए क्या दे रखी है, कुछ विशेष अवसर प्रदान करने की बात की हुई है। ओके, तो ध्यान रखना। अब देखो उसका उद्देश्य क्या है, आरक्षण का उद्देश्य। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपना प्राचीन इतिहास है भारत का, उसमें काफी ज्यादा ऐसे वर्ग है जिन्हें क्या कहा, फांसी पर रखा गया था। न उन्हें शिक्षा प्रदान की गई थी, न उन्हें सरकारी नौकरियों में स्थान प्रदान किया गया था, बल्कि वो एक काफी ज्यादा उन्हें कह सकते हो कि आप बहुत ज्यादा मतलब मंदिर में प्रवेश देना भी एक हो गया था कि हाँ उनको मंदिर में प्रवेश भी देते थे। सब कुछ मतलब कि बहुत ज्यादा अत्याचार होता था उनपे। तो सरकार यही प्रयास करना चाहती कि नहीं, उन लोगों को जो हाशिए पे चले गए थे उनको एक मुख्य धारा में लेके आना कि नहीं, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान हो सके अच्छे से, उन्हें सरकारी नौकरी में अपना प्रतिनिधित्व मिल सके, इन सब के लिए। ओके, तो उसका उद्देश्य क्या हो गया है, इसका उद्देश्य देखो ऐतिहासिक रूप से चले आ रहे हैं। क्या है, ऐतिहासिक रूप से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव एवं वंचना को समाप्त करना एवं यह सुनिश्चित करना कि जिन वर्गों को सदियों से शिक्षा, सरकारी नौकरियों और प्रतिनिधित्व से दूर रखा गया है उन्हें आगे बढ़ने के लिए विशेष अवसर मिल सके। ये उद्देश्य है आरक्षण का। ओके, ये उद्देश्य नहीं है कि आपको पीछे रखना है, नहीं, जो पीछे रह गए हैं उनको एक समान अवसर प्रदान करके आपके दौर में शामिल करना है। ओके, तो समझ में आया ये बात। अब देखो अपन जानेंगे कि संविधान में आरक्षण की बात कहाँ कहाँ की गई है। ओके, संविधान में आरक्षण की बात कहाँ कहाँ की गई उसकी बात करेंगे अपन। देखो आरक्षण की बात संविधान में काफी जगह की हुई है। देखो जैसे कि संविधान 3 प्रकार के, संविधान में आरक्षण 3 प्रकार का है। जैसे राजनीतिक आरक्षण है, एक है शैक्षणिक आरक्षण और एक है सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ओके, तो हम बात करें तो देखो संविधान में आरक्षण की बात करें अपन, संविधान में आरक्षण, देखो संविधान में आरक्षण 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। एक तो ये राजनीतिक आरक्षण, कौन सा है, राजनीतिक आरक्षण। एक है शैक्षणिक आरक्षण, कौन सा है, शैक्षणिक आरक्षण। एक है सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ओके, अब देखो सबसे पहले बात करें अपन राजनीतिक आरक्षण की, तो राजनीतिक आरक्षण कहाँ कहाँ दिया गया है। देखो राजनीतिक आरक्षण कहाँ कहाँ दिया गया है, तो देखो आप अगर हम संसद की बात करें, संसद इसमें कौन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ओके, इसके लिए आरक्षण की बात कहाँ की गई है, तो इसके लिए आरक्षण की बात की गई 330 में, आर्टिकल
330 में। ओके, किसके लिए सिर्फ? तो एससी व एसटी के लिए सीटों की आरक्षण, सीटों के लिए, एससी व एसटी के लिए सीटों के लिए, मतलब कि जो संसद में है, जो लोकसभा और राज्यसभा में है, वो जो सीटों का आवंटन होगा उसमें एससी व एसटी को क्या दिया जाएगा? आरक्षण प्रदान किया जाएगा। एक बात तो क्या है आर्टिकल 330 में। वहीं देखो आप विधानमंडल, विधानमंडल में देखो क्या क्या आता है? इनमें विधानसभा आती है। जैसे राजस्थान में क्या है? राजस्थान में सिर्फ क्या है? विधानसभा है। ओके, द्विसत्तात्मक व्यवस्था नहीं है, क्या है? एक सदन व्यवस्था है राजस्थान में। ओके, उसके बाद क्या? एक विधान परिषद, विधान परिषद। बाद में कितनी है? तो 6 है। कौन कौन सी आप कमेंट करके मुझे जल्दी बताना। ओके, इसके लिए आर्टिकल है 332। ओके, ये भी किसके लिए आरक्षण देता है? एससी व एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गई है। ओके, उसके बाद देखें आप, आपने देखा हुआ 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था स्थानीय स्वशासन के लिए, ठीक है ना? तो उसमें भी है, एक है 243 डी एन है 243 टी। देखो ये तो है पंचायती राज के लिए, पंचायती राज। ये है नगर निकाय के लिए, नगर निकाय के लिए। ओके, उसमें क्या कहा गया है देखो आप, उसमें भी यही कहा गया है क्या कि एससी व एसटी के लिए सीटें आरक्षित होगी। ओके, लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि जो एससी व एसटी की जो सीटें है ना, जो सीटें आरक्षित है, उसमें 33% सीटें किसके लिए आरक्षित होगी? महिलाओं के लिए। किसके लिए होगी? महिलाओं के लिए। किसके लिए होगी? महिलाओं के लिए। इनमें 33% सीटें, या फिर कह सकते हैं आप दो, एक तिहाई, कितनी? एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए। किसके लिए होगी सीटें? महिलाओं के लिए। ओके, समझ में आया? लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में महिलाओं के लिए कितनी सीटें है? तो 50%। कितनी है राजस्थान में? राजस्थान में ये सीमा कितनी कर दी है? 50%। ध्यान रखोगे? ये तो हो गई अपने राजनीतिक आरक्षण की बात। अभी हाल ही में एक अधिनियम आया था, या भी आप कह सकते हो कि 106वां संविधान संशोधन हुआ था। ओके, हमने जाना होगा ना, उसका नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सुना है इसका नाम? उसके लिए क्या किया गया है? तो उसकी बात पे कर लेते हैं आगे। तो देखो इसमें अपन देखेंगे, ये आपने लिख लिया? क्या नहीं लिखा? मिटा दो मैं? एक मिनट, अब इसकी छूट ले लो। ओके, अब मैं मिटा रहा हूं। देखो अभी हाल ही में 2023 में एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। कौन सा? 2023 में महिलाओं के लिए राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु, राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु क्या किया गया? एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या लाया गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। चलिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया। कब लाया गया था? तो 2023 में। कब लाया गया? 2023 में। अब देखो, अगर हम विधेयक की बात करें तो ये कौन सा विधेयक है? तो ये विधेयक है 128 का संशोधन विधेयक। ओके, संविधान संशोधन का विधेयक कौन सा है? तो 128वां। वही बात करें कि कौन सा संशोधन है, क्योंकि ये लागू मतलब क्या है, पारित हो चुका है। तो ये कौन सा है? तो ये है 106वां संविधान संशोधन
संशोधन अधिनियम है। कब हुआ था? तो 2023 नाम आएगा। ओके, अब देखो इसमें प्रावधान क्या क्या है। देखो इसमें सबसे पहले बात करें अपन अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े गए, तो वो देख लो आप सबसे पहले कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद छोड़े गए, अभी जोड़े गए सॉरी। तो देखो आप इसमें एक तो जोड़ा गया है 330 ए। कौन सा जोड़ा गया? 330 ए। एक जोड़ा गया इसमें 332 ए। ये दो जोड़े गए थे। वो इसमें एक को जोड़ा गया था, वो था 239 ए। कौन सा जोड़ा गया? ये तो 239 ए जोड़ा गया संविधान संशोधन करके, 230 ए जोड़ा गया और 232 ए जोड़ा गया। ओके, अब इसमें क्या क्या है उसकी बात करें तो देखो आप, देखो इसमें क्या क्या जोड़ा गया है। तो इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित कर दी है? तो 33%। कितनी? 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। कितनी? 33%। ओके, सबसे पहले बात करेंगे अपन 330 ए की। ये क्या कहता है? ये कहता है कि लोकसभा में, इसमें लोकसभा में 1/3 सीटें, या फिर ये कह सकते हैं 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। महिलाओं के लिए आरक्षित। ओके, किसके लिए? ध्यान रखना सिर्फ लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, उसके बाद कौन सा आर्टिकल है? तो 332 ए, ये आर्टिकल है, ध्यान रखना, अनुच्छेद। इसमें क्या कहा गया देखो आप, इसमें कहा गया है कि राज्य जो विधानसभा है ना, राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें, यानी कि 33% सीटें आरक्षित होगी। सीटें आरक्षित। ओके, ध्यान रखोगे। वही एक और आर्टिकल है, मैंने बताया था अभी, क्या नाम है उसका? 239 डबल ए। ओके, इसमें क्या कहा गया देखो, इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, वहां पे भी 33% सीटें किसके लिए आरक्षित होगी? महिलाओं के लिए। यानी कि राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर की विधानसभा, की विधानसभा में भी 33% या फिर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। किसके लिए आरक्षित होगी? महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ओके, ये तो जोड़ दिया उन्होंने संविधान संशोधन करके ये 3 अनुच्छेद। अब बात करते हैं ये लागू कब होगा। ओके, ये भी बात एक मुद्दा है कि भी सबको लगता है कि नहीं अधिनियम आ गया है तो ये लागू हो चुका है, तो ये लागू अभी नहीं हुआ है, ये बात आप कंटेस्ट कर लीजिए कि अभी लागू नहीं हुआ। ये लागू कब होगा तो इसकी बात करें अपन। देखो जो एक और आर्टिकल इसमें जोड़ा गया है वो है 334 ए। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी बात कर रहे हैं अपन? नारी शक्ति वंदन, किसकी बात कर रहे हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कब आया था? तो 2023 में। ओके, अब देखो इसमें लागू क्या होगा। देखो लागू होने से पहले एक चीज आप जान लो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में
जो आर्टिकल 330 एंड 332 है उसकी समय सीमा दी गई है, उसकी समय सीमा संविधान में 10 वर्ष निर्धारित की गई थी। कितनी? 10 वर्ष निर्धारित। लेकिन इसे अभी वर्तमान में सरकारें हमेशा के लिए बढ़ा दी गई है। वही 2019 में जो संशोधन हुआ था, संशोधन करके करके इसे आने वाली जनगणना यानी कि जो भी आएगी ना अगली वाली 2027 तक बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। ओके, और बात करें 330 और 332 में किसके लिए आरक्षण की बात की गई है? तो सिर्फ एससी व एसटी के लिए। ये याद हो गया। अब देखो, ये अधिनियम था ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसमें एक और आर्टिकल जोड़ा गया, उसका नाम है 334A। क्या जोड़ा गया? 334A। इसमें क्या लिखा गया है देखो आप, देखो इसमें लिखा गया है कि आरक्षण कब मिलेगा? आरक्षण अगली जनगणना जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद। ओके, ये परिसीमन अब ध्यान रखना, अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था कि भारत में अभी तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए, तो कितने किए गए? ध्यान रखना, अभी तक 4 ही किए गए। ओके, आरक्षण अगली जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद लागू होगा, लागू। ओके, दूसरी बात क्या की गई है देखो आप, दूसरी बात की गई है कि इसकी आरक्षण की अवधि क्या होगी? आरक्षण की अवधि है 15 वर्ष। कितने वर्ष? 15 वर्ष। लागू होने के 15 वर्ष तक आरक्षण रहेगा महिलाओं के लिए। कितना प्रतिशत? तो 33%। और क्या बात की है? अब देखो इसमें जो तीसरी बात की गई है वो देखो आप, आरक्षण में सीटों, आरक्षण कैसे होगा? आरक्षण रोटेशन के माध्यम से प्राप्त होगा। रोटेशन यानी कि बारी बारी, रोटेशन के माध्यम से आरक्षण कैसे प्राप्त होगा? रोटेशन के माध्यम, जैसे कि एक बार एससी के मिल गया, फिर मिलेगा एसटी को, ऐसे रोटेशन चलेगा। ओके, समझ में आया यहां तक? चलो ठीक है ना। रोटेशन के माध्यम से, संसद के द्वारा बनाए कानून के माध्यम से, संसद के द्वारा बनाए गई विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। ओके, ये चीज ध्यान रखोगे। ओके, ये तो हो गया अपना राजनीतिक आरक्षण। ओके, अब हम बात करेंगे शैक्षणिक आरक्षण की। किसकी बात करेंगे अपन? शैक्षणिक आरक्षण की। किसकी बात करेंगे? शैक्षणिक आरक्षण की। यहां तक समझ में आया? देखो अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखना, इतना अच्छे से, इतना प्यार से आपको कोई समझाने वाला नहीं है इस यूट्यूब में। ओके, आप पैसा देके कमा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन पैसा देखिए आप ज्ञान कभी अर्जित नहीं कर सकते हो। ओके, ये ध्यान रखना, आप जितना खुद पढ़ोगे ना उतना आप बेहतर बनोगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ओके, अब हम बात करेंगे शैक्षणिक आरक्षण की। किसकी? शैक्षणिक आरक्षण की। अब हम बात करेंगे शैक्षणिक आरक्षण की, बात करेंगे अपन। देखो शैक्षणिक आरक्षण में कितने आपने है आर्टिकल से, तो देखो वैसे मैंने पिछली क्लास में सब कुछ पढ़ा बता दिया है आपको, फिर भी मैं वापस बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में। एक तो है आर्टिकल 15 क्लोज 4, एक है 15 क्लोज 5, एक है
15 क्लोज 6। ओके, अब देखो आर्टिकल 15 को 4 क्या कहता है? ये कहता है कि पिछड़ा वर्ग, एससी एंड एसटी के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ओके, ये बात की गई आर्टिकल 15 क्लोज 4 में। यही से एक मुद्दा उठ के आया कि क्या ये आरक्षण अपना मौलिक अधिकार है? जी नहीं, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण क्या है? एक से एक संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रखना। ओके, प्रावधान कर सकता है, याद रखोगे। उसके बाद कर सकता है, तो यही सब लोगों का क्या आरक्षण मिला है? सरकारी संस्थानों, मतलब शिक्षा संस्थानों में आरक्षण। ओके, सरकारी स्कूल में आरक्षण कहाँ से मिलता है? तो आर्टिकल 15 क्लोज 4 में। अब देखो आर्टिकल 15 क्लोज 5 की बात करें अपन, तो ये जोड़ा गया था कब? एक अमेंडमेंट हुआ था, मतलब कि संशोधन 93 अमेंडमेंट, ये हुआ था 2005 में। ओके, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि सिर्फ सरकारी जो संस्था है शिक्षा की उसी में नहीं, बल्कि जो निजी संस्था है वहां पे भी क्या होगा? शैक्षणिक आरक्षण प्राप्त होगा। ओके, क्या कहा गया? निजी संस्थानों में, कहां पर? निजी संस्थानों में भी, निजी संस्थानों में भी आरक्षण लागू। ये बात कही गई है आर्टिकल 15 क्लोज 5 में। कब हुआ था अमेंडमेंट? तो 93 अमेंडमेंट 2005 में। ओके, याद रखोगे आप। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट तो हो गए, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थान है ना, अल्पसंख्यक संस्थान में आरक्षण नहीं, ध्यान रखना, में आरक्षण नहीं दिया जाता। ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है, तो ध्यान रखना आप। ओके, फिर बात करेंगे अपन आर्टिकल 15 क्लोज 6 की। ये कब हुआ था? ये हुआ था हाल ही में 103वां संविधान संशोधन 2019 में। इसमें क्या जोड़ दिया? देखो पिछड़ा वर्ग हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। अब एक और वर्ग बचा है जो भी आप हाल ही में चर्चा में था, ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस को 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा। कहां पर? शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक, संस्थानों में। किसके लिए? तो प्रवेश में, ध्यान रखोगे। ओके, अब देखो ये व्यवस्था लागू हो गई जैसे ये संविधान संशोधन हुआ था 2005 में, 93 अमेंडमेंट। उसके बाद केंद्र सरकार ने, अभी संसद ने एक अधिनियम लाया था। ओके, उसमें बताया गया कि हाँ कितना कितना आरक्षण मिलेगा। ओके, तो देखो मिटा दो, लिख दिया ना आपने। चलो फिर एक अधिनियम आया था, उसका नाम है केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम। क्या नाम है? केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम। ये आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में। इसमें क्या बताया गया कि कितने किसको कितना आरक्षण मिलेगा। ओके, इस अधिनियम में क्या बताया गया? तो किसको कितना आरक्षण मिलेगा शैक्षणिक संस्थानों में। तो देखो कितना मिलेगा, तो इसमें बताया गया कि एससी जो है ना उनको मिलेगा 15%। कितना मिलेगा? 15%। वहीं जो एसटी वर्ग है उसको मिलेगा 7.5%। कितना मिलेगा? वहीं ओबीसी को कितना मिलेगा? 27%। ओके, अब इसमें अभी तक संशोधन हुआ नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस की बात इसमें की नहीं गई है। अब इसमें बात की कौन से संस्थान कि कहाँ कहाँ ये आरक्षण मिलेगा। तो देखो ये आरक्षण कहाँ मिलेगा?
ये मिलेगा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या केंद्र से सहायता प्राप्त संस्थानों में। ओके, मतलब कि एक तो केंद्र सरकार खुद बना रही है, ओके, वहां पे क्या होगा, ये आरक्षण होगा। वहीं अगर केंद्र सरकार किसी को अनुदान दे रही है, किसी निजी को भी, तो भी ये यहाँ पे ये आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। ओके, समझ में आया। अब हम बात करते हैं सरकारी नौकरियों में आरक्षण, किसकी बात करेंगे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करेंगे। अब यहां तक समझ में आया। देखो इतना अच्छे से हिंदी शायद मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई होगा। ओके, तो बस आप जुड़े रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरा, तो आपको ऐसे बेहतर ज्ञान मिलता रहेगा। ओके, अब हम बात करेंगे सरकारी सेवाओं में आरक्षण, किसकी बात करेंगे, सरकारी सेवाओं में आरक्षण। ये एक मुद्दा है सबसे बड़ा, जो भी कोई भी एग्जाम होता है उसके बाद ट्रेंड में आ जाता है। ओके, अब देखो सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात करें तो ये कहां पर है, सबसे पहली बात तो सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया कहां गया है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 16 में दिया गया। ये बात मैंने कल आपको बता दी थी। ओके, अब कौन कौन से आर्टिकल है उनकी बात करें अपन, तो देखो वैसे मैंने पिछली क्लास में सब कुछ बता दिया था, फिर भी मैं एक थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कौन कौन से आर्टिकल है। एक तो है 16(1) एंड 16(2). ओके, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य किसी के साथ भी सरकारी पदों में क्या रखेगा, समता रखेगा। क्या रखेगा, समता रखेगा। वहीं फिर क्या बताया कि 7 आधारों के अलावा 7 आधार बताए के आधार पर सरकार क्या नहीं करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ओके, क्या लिखा गया है, लोक नियोजन में सभी को अवसर की क्या होगी, समता होगी। ध्यान रखना, समानता नहीं लिखा गया है कहीं के भी। ओके, क्या लिखी है, समता। वही और क्या लिखा गया है, धर्म मूलवंश जाति लिंग जन्म स्थान उद्भव एंड निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ओके, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जो आरक्षण मिलता है वो सिर्फ कहाँ मिलता है, सरकारी नौकरियों में। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गया अपना आर्टिकल 16(1) एंड 16(2) की बात। अब देखो आगे क्या है, फिर ये देखो आर्टिकल 16(4) एंड 16(5), इसमें कहा गया है, उसकी बात करेंगे। फिर है आर्टिकल 16(6) की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। अब देखो मैंने वैसे पिछली क्लास में बता दिया कि आर्टिकल 16(4) एंड 16(5) में क्या है, आप मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ एक बार, बताओ इसमें कहा गया है कि पिछड़े वर्गों सरकारी नौकरियों में जो राज्य की राय में क्या है, राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, नौकरियों में विशेष प्रावधान कर सकते हैं, ओके, ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखना कि ये लाइन क्या लिखी गई है,
विशेष प्रावधान कर सकते हैं, यानी कि मतलब निकल हर एक चीज का मतलब क्या है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है? आरक्षण मौलिक अधिकार क्या है? नहीं है। अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, ये यही मुद्दा था कि आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये भाग 3 में लिखा गया है। लेकिन क्या लिखा गया है? विशेष प्रावधान कर सकते हैं। आरक्षण की तो बात की नहीं गई है। ओके, ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 16 क्लोज 6 की। ये आपको पता है, ईडब्ल्यूएस को क्या दिया जाएगा? 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा। ओके, ये तो बात हो गई अपनी आरक्षण कितने प्रकार के होते हैं सबकी। ओके, अब देखो क्लास काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, अगर एक ही बार में पढ़ा दूंगा तो क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब हम कल पता करेंगे हाँ इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आरक्षण व्यवस्था लागू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है ना, अपन जानेंगे सांप्रदायिक अवार्ड क्या है, पुनापेक्ष क्या था, ठीक है ना, कैसे व्यवस्था अपने आई यहाँ पे। ओके, फिर अपन जानेंगे इंदिरा साहनीवाद क्या है, नागराजवाद क्या है, उन सब की बात अपन कल करेंगे। ओके, धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।